हेलो हेलो हेलो। चलिए आज वीकेंड पे आप लोगों के साथ कुछ टाइम बिताया जाए, कुछ सिखाया जाए। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है, काफ़ी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर इस टॉपिक पे बताइए कि हम लोग छोटे कैपिटल लेके आते हैं बाजार में और पैसा को लूज कर जाते हैं। तो कुछ उसके बारे में बताई जाए कि किस प्रकार से इस बाजार में सीखा जाए, समझा जाए, किस प्रकार से इसमें कैरियर बनाई जाए। चलिए आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ बाजार के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी, किस प्रकार से ऑप्शन को एवरेज करते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा बात है कि इस बाजार में जब कोई भी व्यक्ति नया नया आता है तो उसके माइंड में होता है कि थोड़ा सा पैसा है, इसको पहले लगाकर देखते हैं, लगाकर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद बेहतर रिजल्ट आएगा तो हम बड़ा पैसा लगाएंगे। जब वो व्यक्ति छोटा पैसा लगाकर देखता है तो उसे प्रॉफिट होता है, छोटा छोटा होता है, क्योंकि वो डर डर के रहता है। उसके बाद वो बड़ा पैसा लगाता है और बाजार उसको लेना शुरू कर देता है। उसके बाद उसके समझ में आता है कि हमें सीखना है। चलिए ठीक है। सीखने के लिए आज के ज़माने में क्या है कि आपके पास सोशल मीडिया है, आज के ज़माने में गूगल का टाइम है, तो बहुत चीज़ें काफ़ी इजीली आप लोगों को एक्सेस हो जाता है, बहुत तेज़ी से आपको नॉलेज मिलता है। और इतना सारा मिलना शुरू होता है कि समझ में नहीं आता है कौन सा यूज करें नहीं करें, है ना। तो उसमें भी परेशानियां आती हैं, उसमें भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या किया जाए। तो सीखने में है क्या कि आप लोग जो नए लोग आए हो, सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी कि प्राइस चार्ट किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि टेक्निकल आपको जानना ही होगा। अगर उसको आप भली भांति नहीं समझ पाते हैं तो आपको मुश्किल आएगी। उसमें भी आपको फोकस करना है कि पैटर्न कैसे काम करेगा। पैटर्न हो सकता है कि सिर्फ प्राइस के द्वारा बनाया गया हो, पैटर्न हो सकता है कि प्राइस और उसकी एवरेज के द्वारा मिलके बनाया गया हो, ये दोनों मिलके बनाया गया हो। तो पैटर्न को थोड़ी एनालिसिस करनी होगी। उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना होगा और उसी पे लगातार निरंतर काम करना है 4-5 महीने। अब एक चीज का फोकस मतलब कि जिस पे आपकी कंफर्ट हो। मैं सजेस्ट करता हूं कि जो नए लोग आए हैं, जो बिल्कुल नए हैं बाजार में, वो सिर्फ कैश की ओर बढ़िए। कैश से बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है। कैश को जब आप भली भांति उसमें प्रैक्टिस करके कुछ प्रॉफिटेबल हो जाए, आपकी चार्ट रीडिंग बेहतर हो जाए, तब आप आगे बढ़िए, ऑप्शन की नॉलेज में, एफएनओ में जाइए। क्योंकि एफएनओ में क्या है कि ऑप्शन एक उलझा हुआ तार है, ठीक है। और ऐसा उलझा हुआ तार है कि आप उसको देखेंगे, अब सुलझ गया तो और उलझेगा, क्योंकि वो खुद से नहीं चलता है, उसको चलाने वाले दूसरे हैं। वो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, जिसके कारण आपको तकलीफ देता रहेगा। इसलिए आप लोग पहले कैश में जाइए। कैश में जब आप निरंतर 6 महीने साल भर पैसा बनाने लगे, लगे कि नहीं अब मैं बेहतर स्थिति में हूं, तब बढ़िया, कैश में भी अच्छा पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि कैश में पैसा नहीं बनता है, कैश ट्रेडिंग में। जो कि मैंने इस बार बताया है कि इस ईयर मैं अपना लगभग 90% ट्रेडिंग कैश ट्रेडिंग में करूंगा। सिर्फ आप लोग इस समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या रिटर्न आता है, वो सबके सामने मैं मंथ वाइज रखता जाऊंगा, आप देखेंगे कि क्या रिटर्न आता है। और यहाँ जो फिजिकल क्लास में हमारे पास आते हैं वो भी देखते हैं कि क्या रिटर्न आता है, कैसे होता है, जो भी आए हैं। तो मैं उस पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि कैश ट्रेडिंग को इग्नोर कर दिया गया है। इस ऑप्शन की धार में कैश कहीं खो गया है। कैश, एक कहावत है कि कैश इज किंग, और हम लोग कैश में जाते नहीं है। समझ लेते हैं कि हाथ में जो कैश है वही किंग है। ऐसा नहीं है, कैश ट्रेडिंग में भी किंग है। बास्केट के थ्रू जाइए, जो नए लोग आते हैं। तो ये सब चीजें मान लीजिए। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बाजार की चीज आपको बताता हूँ। जितनी भी आप लर्निंग करने कहीं जाएं, तो आपको 90% ऑफ केस में, 90% केस में, चाहे किसी भी चीज की आप लर्निंग करने चले जाओ, आईआईटी, यूपीएससी, स्टॉक मार्केट, कहीं भी चले जाओ, कोचिंग में चले जाओ, वहां पे आपको मिलेगा, यहाँ पराजित लोगों ने ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। कि भाई देखो, मैं पराजित हो गया, तुम कैसे आगे बढ़ोगे। ये चीजें होती हैं, ये तुमको नहीं करना है। नहीं समझे? समझिए एक चीज, आप यूपीएससी के कोचिंग में जाइए, वहां पे 90% ऐसे टीचर होते हैं जो यूपीएससी नहीं कर पाए हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं। और चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाइए जो कि तैयारी करवाते हैं, छोटे मतलब निचले लेवल के कर्मचारी को, चाहे सब इंस्पेक्टर हो या क्लर्क हो, ये सब की भी तैयारी करवाते, वो खुद नहीं कर पाए।
फेलवर हो गए, उसके बाद इसमें आ गए। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया हुआ कि ये चीजें होती हैं, ये चीजें नहीं करनी थी, ये करोगे तो नहीं बन पाओगे, ये नहीं करोगे तो बन पाओगे। तो ये परंपरा चल रही है, और लगभग यूपीएससी में लाखों लोग बैठते हैं, हजारों लोग बैठते हैं, उसमें से कुछ 100 हजार का हो पाता है बस। सेम आईआईटी में, सेम नीट में, हर एग्जाम के चीजें हैं। स्टॉक मार्केट कोई अलग नहीं है, इसमें भी होता है। 10% ऐसे लोग होते हैं जो पराजित होकर जीत जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों के बीच भी होते हैं। कहने का मतलब है कि आपको सीखना किसी से भी सीखिए, उसकी गलतियों से सीखिए। आप स्टॉक मार्केट में आए हो, आप कंटेंट बहुत जगह ढूंढ रहे हो, ये नहीं चलेगा। आप देखो कि सामने वाले ने एक गलतियां की थी, वो गलतियां हमें बताओ कि हमें कैसे नहीं करनी है। लर्निंग का मेन पार्ट यही है। गूगल का ज्ञान आप सिर्फ ले लोगे कि ये पीनट पैटर्न है, ये सीएनएच पैटर्न है, ये कॉल है, ये पुट है, ये ऐसे है वैसे है, ओपन इंटरेस्ट है, ये पीसीआर है, किसी काम का नहीं है। ट्राई करके देख लो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान माइंड में जरूर रखिए कि आपको सामने वाले ने क्या प्रॉब्लम फेस किया अपने कैरियर में, वो प्रॉब्लम आपको सीखनी। बाकी जितना आपको आता है ये माइंड में जरूर रखिएगा। दूसरी चीज, एवरीवन को मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग, एवरीवन को अपने लाइफ में एक बार ट्रेडिंग जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में जब आप अच्छा करते हो, जब आप सही होते हो, तो ये आपको पैसा देता है। जब आप गलत होते हो तो ये आपका पैसा लेता है। मतलब ये आपको सही कर होने के लिए प्रेरित करता है कि आप अपने आप को सही होने के लिए क्या होना होगा, आपको डिसिप्लिन आनी चाहिए, आपको अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करने आनी चाहिए। बहुत सी ऐसी मानसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए ट्रेडिंग में, तब जाकर आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाते हो। तो एक ट्रेडिंग जब आप सीखने आते हो तो एक अच्छा इंसान भी बन जाते हो। तो हर किसी को अपने लाइफ में एक बार ट्रेडिंग को जरूर आजमानी चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपको अपने बारे में जानने का अवसर मिलेगा कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है जब बात पैसे की आती है। तो ये भी आपको समझना है। तो जो भी बाजार में नए आए हो, सीखने आए हो, इन चीजों को समझिए, सीखिए, और कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को, किसी भी नॉलेज को अगर लेना है तो उसकी लॉस की एक्सपीरियंस को सीखिए कि उस व्यक्ति ने किस कारण से लॉस किया। आप इससे मत देखो कि इस व्यक्ति ने इस स्ट्रेटजी का यूज करके 2 करोड़ कमा लिया। नहीं, ये सही नहीं है। क्योंकि उस 2 करोड़ अगर उसने कमा लिया तो आपको देखना है कितना पैसा उसने यूज किया, और वो जो पैसा यूज किया वो पैसा आया कहां से। क्या वो पैसा इमोशनलेस है? क्या वो मनी इमोशनलेस होके आया है? क्या वो पैसा उसके हार्डवर्क करके, जॉब करके लाया गया है? ये भी देखना होगा। अगर वो इमोशनलेस मनी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो रिस्क ले ले कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत सी चीजें आपको इस मार्केट में आएंगे तो आपको देखना होता है। मार्केट में 2 तरह के पैसे होते हैं। जब आप इस ट्रेडिंग कैरियर में आओगे तो 2 तरह के पैसे होते हैं कि इमोशनलेस मनी होता है और एक इमोशनल मनी होता है। मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो आपको बनाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो आपको बहुत मजा आएगा इसको देखकर कि 2 तरह के पैसे कैसे होते हैं। मैं उसमें नहीं आपको उलझाऊंगा, उसको भूल जाइए। तो ये भी चीजें आपको समझना है कि सामने वाले के क्या क्या गलतियां हैं, उनसे सीखिए। ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बाजार को, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये बात ऐसी चली तो 2 घंटे चल जाएगी, कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये हमारी एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको करना चाहिए अगर बाजार में सीखना है, समझना है। तो सामने वाले की गलतियों से सीखिए। आप उसकी अच्छाइयों से नहीं सीख सकते, उसकी गलतियों से आप सीखेंगे, ताकि वो गलतियां आप ना करें, तो तेजी से आप आगे बढ़ जाएं, इस समंदर को आप पार कर जाएं, इस ओशियन के उस ओर निकल जाएं। तो तभी संभव है जब आप बहुत लोगों से मिलते हो कि गलतियों से सीखिए। ठीक है ना? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं बाजार की और कुछ ऑप्शन की। उसको सीख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, हो जाता है लंबा, क्या करें, हमारी आदत है। प्रयास करते रहते हैं कि आप लोगों को बताएं। देखिए, ये हमारी है निफ्टी। निफ्टी का केस क्या है, आप देखें कि 21 ऐसे में है इसका। ये मंथली टाइम फ्रेम पे कभी भी इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ये कोरोना टाइम में जब से ऊपर आया है,
उसके बाद एक कभी भी इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, गिरावट आती है, इसके पास एवरेज होता है बढ़ जाती है, इसके पास एवरेज होता है बढ़ जाती है। तो आगे से इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाएं, आप हाइकिनासी पे जाएं, लाइन चार्ट पे जाएं, तो वहां कोई ब्रेक नहीं दिखेगा। सबसे बेस्ट होता है कि आप लाइन चार्ट का यूज कीजिए ऐसे चीजों को देखने के लिए, लंबे समय में चार्ट को देखने के लिए लाइन चार्ट का यूज कीजिए, वो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देता है, काफी बेहतर। तो कहीं से भी ये ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब क्या है कि ये इसका एवरेज पॉइंट बन गया है। अगला एवरेज पॉइंट अभी यहाँ हमारा चला 17,447, ये हो गया। दूसरी चीज के हमने आप लोगों को पुरानी 2-3 पहले की वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने क्या बताया था कि हमारी जो ये इंडेक्स है यहाँ पे डोजी बनाकर इस तरह की फॉर्मेशन बनाई है, जिसको हम बोलते हैं 1 2, तो 3 ये बताता है कि कंफर्मेशन हो गई तो ये ऊपर की ओर रहेगा, नीचे की ओर नहीं रहेगा। ए वाला जो महीना है, क्योंकि इसका लो एसेल हो जाता है और यह कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं जो भी शॉर्ट सेलर है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि मार्केट सेल में नहीं है। रीजन क्या है सेल में नहीं है, उसका जानने का 2 तरीका है, इसको सीखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। पहला तरीका है कि आप प्राइस एक्शन में ढूंढिए कि क्या कुछ ऐसा पैटर्न बना है हायर टाइम फ्रेम पे, अगर बना है तो हम इसको फॉलो करेंगे, पहला। दूसरा एक बहुत ही सिंपल सा तरीका जानने का होता है कि मार्केट सेल में नहीं है, क्या होगा कि इंडेक्स जो है डिस्काउंट में चलने लगेगा। जैसे आप बैंक निफ्टी में देख रहे होंगे या निफ्टी में फ्यूचर का प्राइस स्पॉट से लो होता है, ठीक है। मेरे पास मैसेज आते हैं स्टूडेंट के सभी के कि सर फ्यूचर प्राइस लो है, फ्यूचर प्राइस लो है। तो भाई मैं क्या करूं, फ्यूचर प्राइस लो है तो समझ में नहीं आता। फ्यूचर लो है इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट गिरेगी भी तो फिर से ऊपर खींच लेगी, वो नीचे नहीं जाएगी। तो कोई भी माइनर सपोर्ट मिल जाता है इंट्राडे में, वहां पे कॉल साइड बाय करते हैं एक माइनर एसएल के साथ, और वो रेड इंडेक्स को ग्रीन में बदल देगा इंट्राडे में। वो डिस्काउंट में है ना, तो वो ऐसा रिएक्ट करेगा। तो एक डिस्काउंट से भी हम एक पता कर लेते हैं कि बाजार सेल में नहीं है। वो लगातार जब डिस्काउंट रहने लगती है तो बाजार सेल में नहीं होता है, कहीं ना कहीं वहां बाजार को ऊपर खींचने का प्रयास करता है। तो 2 कारण हो गए, एक ये और एक वो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने एक मैसेज भी टेलीग्राम के माध्यम से किया था कि कैसे पता करेंगे कि मार्केट सेल में नहीं है। उसका सिंपल तरीका है कि जब इंडेक्सेस गिरे और इंट्राडे में वो फिर से ग्रीन में आ जाए, और ऐसा 1-2 बार हो जाए, तो समझ लीजिए कि अब ये मार्केट सेल में नहीं है। शर्त है कि फ्यूचर डिस्काउंट में होनी चाहिए। अगर डिस्काउंट में है और ऐसा हो रहा है तो सेल में नहीं है। जब जब रेट हो पकड़ लेंगे, कॉल पकड़ लेंगे, छोटा सा पैसा दे देगा। पुट नहीं, तब तक नहीं जब तक कि ए हमारी 20 एसएमए को ब्रेक ना कर दे। 20 एसएमए को एक बार ये ब्रेक कर देगा तो उसके बाद हम मान लेंगे कि चलो जी बाजार में कहीं ना कहीं माइनर सी सेल आना शुरू हो गया है, ठीक है ना। एक कहाँ आ रहा है 17,970, तो एक सपोर्ट की तरह भी इसका काम करेगा ये जो जोन है इसका, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर चल रहा है सेल नहीं ढूंढना है। आरएसआई इसका इस तरह स्ट्रॉन्ग चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सर डाइवर्जेंस बन रहा है, डाइवर्जेंस बन रहा है। मैंने कहा ऐसे डाइवर्जेंस नहीं बनता है, इसको समझिए। इस प्रकार से नहीं बनेगा, उसका तरीका अलग होता है, उसको वो अलग तरीके में जाइए, मोह माया मत पड़िए। चूंकि वीकली टाइम फ्रेम भी देखेंगे, डे भी देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज बाजार में जाकर थोड़ा सा देखना है बोलिंजर बैंड को, जो आपको पता है कि उसका ए लेवल और ए लेवल बेहतर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो कहां पे आके खड़ा हो गया है 18,387, इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अगर किसी दिन ऐसा होता है कि बाजार 18,387 के ऊपर वीकली बेसिस पे अगर ब्लास्ट कर जाए, चांसेस है, मैं बता रहा हूं चांसेस है, ऐसा कर सकता है। अगर कर जाए तो फिर आप गलती से किसी प्रकार की कोई सेल कंडीशन नहीं लेंगे। 5 एसएमए डे का एसएल मान के राइड करेंगे ऊपर की तरफ, छोटे छोटे स्टोनेज जो है वाईटीएम में बदल जाएंगे, काफी फास्ट मोमेंटम आती है, वीकली इजिली ब्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारा पीआर भी है 18,887 और वीकली भी है, तो 2 तरह का है। तो हम लोग को जब तक ये ब्लास्ट ना कर जाए कोई भी ऊपर बाइंग साइड की पोजीशन अभी मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जब होता है तो मार्केट एक बार थोड़ा सा एवरेज करने का अपने आप को प्रयास करता है, थोड़ा सा एवरेज करेगा लेकिन जाएगा ऊपर ही, ठीक है। हो सकता है कि एक वीक यहाँ पे हो, 1-2 कैंडल और यहाँ पे बोलिंजर बैंड के अपर लेवल पे 1-2 वीक यहाँ पे सस्टेन कर जाए और उसके बाद फिर बड़ा सा बनाकर ब्लास्ट कर जाए। ये ऐसा
यहाँ पे जब भी आता है तो फॉर्मेशन बनती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मंथली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ देखने को एक चीज मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एरिया 18720 जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर देखेंगे कुल मिलाकर कि मार्केट है तो बुलिश, लेकिन रेजिस्टेंस है मल्टीपल, तो धीरे धीरे जाएगा, ट्रैप करते रहेगा, धीरे से जाएगा, ट्रैप करता रहेगा, धीरे से जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान एकदम अपने माइंड में रखिएगा। रेजिस्टेंस पे आएगा तो एक बार हम सौदा सीख लेंगे, बाद में इसके ऊपर ब्लास्ट करेगा तो फिर देखेंगे। डे टाइम फ्रेम पे सेल में आ जाएगा तो पी साइड पोजीशन लेंगे, इसको हाई के एसएल मान के। तो ये सब चीजें रखिए, जैसा होगा हम टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन अगर आप लेते हो, ठीक है, ऑप्शन की बाइंग करते हो, खास करके मैं बता रहा हूं ऑप्शन बाइंग हाईली रिस्की गेम होता है। जब तक मतलब आपको काफी एक्सपीरियंस ना हो जाए उसको आजमाने की गलती नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग आप जब भी करते हो तो प्रयास करो कि स्प्रेड के साथ जाए। स्प्रेड में क्या होगा कि आपका रिस्क भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बायर को दिखता है कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन उसको यह समझ में नहीं आता कि हमारा रिस्क भी कम हुआ है। तो आपको 90% केस में रिस्क ही आपको जिंदा रखेगा। आपको दिखता है जो प्रॉफिट वो अक्सर होता नहीं है। तो आप क्या करें, स्प्रेड बना लें जब भी पोजिशनल जाते हैं तो। ठीक है, बात जब एवरेज की आती है तो मान लो आपने 10 रुपए की कोई ऑप्शन ली, ठीक है, और जब भी वो दिखे कि उसका कैश प्राइस कोई सपोर्ट पे आ गया है, तो वहां पे हम उस स्ट्राइक को एवरेज नहीं करेंगे, उसके नियर स्ट्राइक को एवरेज करेंगे, और उतने ही पैसा का एवरेज करेंगे जितना पैसा का फर्स्ट हमने उस ऑप्शन को लिया था। मान लो किसी ऑप्शन को, जैसे एलकेम है, एलकेम तो जब 3600 पे था, 3600 पे, तो वहां पे अगर आपने 3600 का कॉल ऑप्शन को खरीद लिया, ठीक है, और गिर के अभी 3400 पे आ गया, 34 पे आ गया। अब करना यहां क्या है कि अगर किसी को मान लीजिए उस कॉल ऑप्शन को खरीदा हो, तो वो गलती क्या करेगा, जनरल जो ऑप्शन बायर है वो 3600 के कॉल ऑप्शन को ही खरीदेगा। और कितना खरीदेगा, अगर उसने वहां एक लॉट खरीदा था तो एक लॉट खरीदेगा। ये सबसे बड़ी गलती है, ये हुआ आप बैल मुझे मार, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपको दिखे कि 3400 के लेवल पे एक सपोर्ट है, कैश में सपोर्ट, ठीक है, तो वहां पे जाकर, जैसे देखिए मैं यहाँ एलकम की चार्ट लगा देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो शायद आपको ये गूगल नहीं समझा पाए, तो मुझे लगा कि चलो जी एक बार आप लोगों से बात की जाए इसकी। ठीक है, और बास्केट वगैरह तो आप लोग का अच्छा चल ही रहा होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अभी देखिए ये रोज ओपन लो, ओपन हाई बना के रोज गिर रहा है। ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ये 3 दिन से ओपन हाई बना के गिरते जा रहा है। तीनों दिन ये ओपन हाई बना के ही गिरा है, नोटिस किए हैं। और इस बार 20 SMA के नीचे क्लोज कर गया, और काफी जमाने के बाद क्लोज किया है इसके नीचे। तो देखते हैं इसका ये सपोर्ट एरिया कहाँ है। 3322 का एरिया है जो लो लग सकता, 3300 का एरिया है जो एक सपोर्ट का एरिया दिखा रहा है, जो नीचे भी है। तो अगर इस एरिया में कहीं आ जाए आने वाले 1-2 दिनों में, ठीक है, तो वहां पे आदमी क्या करेगा इंसान कि वो फिर एवरेज करेगा। तो एवरेज क्या करेगा, इस 3600 कॉल ऑप्शन को नहीं करना है। आपने अगर 20,000 रुपये देकर ए ऑप्शन को खरीदा था, प्रीमियम का पैसा आपने 20,000 दिया था, तो आपको अगर यहां बाजार है तो इससे ऊपर आपको देखना है कि अगला रेजिस्टेंस कहां है जहां तक बाजार जा सकती है, 100-150 पॉइंट ऊपर। तो उस एरिया के ऑप्शन को 20,000 रुपये का ही खरीदना है। याद रखिएगा, एक लॉट खरीदे तो एक लॉट नहीं, 20,000 में अगर 4 होता है ए स्ट्राइक तो हम 4 खरीदेंगे, लेकिन इसे ना लेके हम इसे लेंगे। ये याद रखिएगा, इस प्रकार से एवरेज होते हैं। और ए से जस्ट इसके नीचे, अगर इसके नीचे आ गया तो हम इससे निकल जाएंगे, इससे भी निकल जाएंगे, बात खत्म, हमें चाहिए ही नहीं। ये होता है ऑप्शन में एवरेज करने का तरीका। अगर इस प्रकार से एवरेज करेंगे तो 10 बार में 7 बार आपको ये बड़ा पैसा बनाकर दे देगा, और 3 बार जो मामूली लॉस होगा उसे भी कवर करके देगा। तो एवरेज करना ही लोगों को नहीं आता है, जनरली ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वो क्या करेंगे, अगर आपने जिस स्ट्राइक को खरीदा है अगर वो डाउन हो जाए तो उसी को एवरेज कर लेंगे। एक दूसरी चीज कि अगर वो महीने के 13-14, 13 to 14 के आसपास बाजार गिर गया है, तो आपको एवरेज इस मंथ में ना करके प्रयास करना है, अगर लिक्विडिटी मिले तो अगले मंथ के ऑप्शन में करें। तो अगले मंथ के जब ऑप्शन में हम एवरेज करेंगे तो हम सेम स्ट्राइक को कर सकते हैं, तब हम सेम स्ट्राइक को कर सकते हैं। ये बात जरूर याद रखिए।
वो भी माइंड में रहे कि वो स्ट्राइक 10% से ज्यादा दूर आपके स्पॉट से नहीं हो, ठीक है ना। अगर वो गिर गया है तो आप उसको नीचे ले आइए, मैक्सिमम 5% 6% डिस्टेंस पे ही रखिए कैश से स्ट्राइक का वैल्यू, ठीक है ना। ये आप निकाल लीजिए, जैसे 3400 का है तो उसका 5% निकाल लिए। तो एवरेज करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर इस प्रकार आप ऑप्शन में एवरेज करते हो तो आपको कभी भी पेन नहीं देगा, रूल याद रखना है। दूसरी, ऑप्शन प्राइसिंग कैश से चलती है, तो समटाइम ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने 10 रुपए के ऑप्शन लिया, वो घट के 30 पैसे हो गए, ऐसा रेयर होता है कभी कभी। आपने एसबीआई 500 का कॉल खरीदा और एसबीआई गिर के आ गया 430, ठीक है। 500 के कॉल आपने खरीदा था 10 रुपए प्रीमियम पे, अब एसबीआई 430 आ गया, उसकी वैल्यू हो गई है 80 पैसे, 60 पैसे, ऐसी स्थिति हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है कोई न्यूज आया और 430 से उठ के फिर से भाग गया 510 515, तो उसके इसमें वाईटीएम हो जाता है, तो वो प्रीमियम ऐड हो जाता है, तो फिर वो 80 वाला भी आपको प्रॉफिट दिखाने लगता है। तो बहुत से ऑप्शन बायर है, गलती क्या करते हैं, वो सोचते ही हैं कि भाई वो बढ़ के बार बार ऊपर ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ टेक्निकल थोड़ा देखना है, वहाँ सपोर्ट है कि नहीं। अगर सपोर्ट है, मल्टी ईयर सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और यहाँ पे, तो इसका यूज करके आप वहां पे एवरेज करेंगे। लेकिन एवरेज का रूल है कि 13-14 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ में कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा रिलायबल होता है, अच्छा होता है। या आपको 1-2 दिन के लिए करना है तो कोई भी सपोर्ट का देख के एरिया उस पॉइंट को एवरेज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आएगा रेजिस्टेंस 3444, तो 3440 का कॉल आएगा जब यहाँ पे आएगा, तो है ना। क्योंकि जंप करेगा, जब इस तरह गिरावट होती है तो 7-8% ऊपर भी ऐसे ही तेजी से निकल जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है एवरेज के समय, ठीक है। और पोजिशनल जब भी जाएं तो प्रयास करें कि हम स्प्रेड के साथ जाएंगे। जब आप स्प्रेड के साथ जाओगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं हो, क्लियर है। तो इन सब चीजों को माइंड में रखिए। कोशिश कीजिए कि इंट्राडे भी करते हैं, अगर आप कैश में कीजिए तो बास्केट के थ्रू कीजिए, लॉस नहीं होता है बास्केट के थ्रू, रेयर ही लॉस होता है, ठीक है। और पोजिशनल भी करते हैं तो बास्केट के थ्रू जाइए, आपको ज्यादा पे नहीं देगा, आपको पैसा देता रहेगा। बहुत रेयर होगा कि आपका 5% का ऐसा हिट होगा, क्योंकि 2 लॉस देंगे तो बाकी प्रॉफिट भी देंगे। जैसा कि मैंने एक बास्केट बनाया है, उसका देखा आपके सामने रखा है कि क्या पीएनएल है, आप सामने देखो, टेलीग्राम पे मैंने दे रखा है, आप देखिए कि क्या क्या रिजल्ट है। उसमें 2 में अच्छा खासा लॉस है, लगभग 38,000 का, तो बाकी में 36,000 के आसपास प्रॉफिट भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता है 17 लाख में, 17 लाख में 2,000 रुपए का है, कुछ भी नहीं है, बढ़ जाएगा आने वाले वक्त में। तो ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी। लेकिन अगर हम बास्केट में नहीं होते, हम कोई 1-2 पे बेट लगाते और फंस जाते, तो क्या होता, तब तो आप मार्केट से बाहर जाते। इंट्राडे भी बहुत इजी है, इंट्राडे भी इसके थ्रू जाते हैं तो भी इजी है, बास्केट के थ्रू। इंट्राडे अगर आप ऑप्शन की भी करते हैं तो भी इजी, ठीक है ना। ये चीज माइंड में रखिएगा। कल हमने एक ऑप्शन की बात की थी, 1 मिनट बता रहा हूं। इसकी ऑप्शन थे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इंटरेस्टिंग, कल एक ऑप्शन था ना इंटेलेक्ट डिजाइन का, तो मैं तो आपको बस अपनी चार्ट रीडिंग दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी चार्ट रीडिंग के टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या क्या रिजल्ट आता है, पता तो चल जाए क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है। तो एक इंटेलेक्ट डिजाइन का था ऑप्शन, आप लोगों को याद होगा, उसका चार्ट भी मैंने बनाकर आप लोगों को कल दिया था, है ना। ए वाली पोजीशन थी। तो मैंने इसको क्यों चुनाव किया था, आप लोग भी इंट्राडे में जब ऑप्शन लेते हैं तो चुनाव करने का मैं तरीका बता देता हूँ। उसके 2-3 कारण थे, मैंने कहा भी था कि जो भी पाएंगे मैं उसकी लॉजिक बताऊंगा आपको। मैंने क्या देखा कि ये स्टॉक एक अच्छा सा गैप अप लिया और उस गैप अप को सस्टेन कर गया। तो जब भी कोई स्टॉक गैप अप ले और गैप अप को सस्टेन कर दे, सस्टेन मतलब कि 1.5 घंटे से ज्यादा ट्रेड कर ले, ठीक है, 90 मिनट से ज्यादा वो ट्रेड कर लिया तो सस्टेन कर गया, तो प्राइस सस्टेन कर गया। और जब भी गैप अप होती है तो वॉल्यूम से होती है, अब वो वॉल्यूम अगर सस्टेन कर गई, जो आप देख सकते हैं वॉल्यूम एरिया है, और मैंने देखा कि इतने वॉल्यूम से सस्टेन किया है, तो सस्टेन करने के बाद जब प्राइस छोटे टाइम फ्रेम, छोटा मतलब 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह से फ्लैट पैटर्न बनाते, फ्लैट पैटर्न मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, याद होगा। फ्लैट पैटर्न अगर बनाने लगे सस्टेन होने के बाद, तो सबसे सिंपल तरीका है वीवर्क का एसएल लो, या ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके नीचे एसएल ले लो, ठीक है। दोनों लगभग समान ही आता है, वीवर्क और ब्रेकआउट कैंडल लगभग एवरेज
में एक आध रुपये ऊपर नीचे होता है, आप देख लीजिएगा, ऐसा ही रहता है। तो आपको ले लेना है और वहां पे आप नियर कोई भी ऑप्शन को खरीद लेते हैं। अभी तो मिड मंथ आ गया तो प्रीमियम तेजी से गलेगा, थोड़ा रिस्क है, लेकिन स्टार्टिंग वीक होता तो बहुत मजा आता इसमें। होल्डिंग की हम बात करते तो आप इसको ले लेते हैं, एसएल यहाँ में डिफाइन होता है, बट वो जनरली एसएल जाता नहीं है, क्योंकि जाएगा तो बड़े पैसा का जहाज ही डूब जाएगा, वो मारा जाएगा, तो हम लोग का क्या लेगा, एक 2 लॉट 4 लॉट लेने वाले इंसान का क्या बिगाड़ लेगा। तो बड़ा रिलायबल एसएल होता है, जल्दी नहीं जाता। अभी क्या होता है कि एक बार ब्रेकआउट ले ले, ब्रेकआउट मतलब कि क्लोज कर जाए इसके ऊपर, जैसे क्लोज किया प्राइस तेजी से निकल गया। तो यही कारण था कि हमने वहां पे जो बनाया था एक पूरा चार्ट इसको बनाकर ये वाला दिया था, क्योंकि ये वाला तो हमारे पास था ही नहीं, ये तो हमने एज्यूम किया था कि 532-33 तक जाना चाहिए इसको, और गया भी। तो आप लोग ये फ्लैट पैटर्न जरूर देखिएगा, ये फ्लैट अगर एक बार बना देता है तो वहां पे फ्लैट का एसएल मान के या पिछले कैंडल का ऑप्शन वगैरह लेते हैं या कैश में लेते हैं या फ्यूचर में, आप समझो प्राइस रीडिंग को पढ़ना ही होगा आपको, प्राइस रीडिंग आना चाहिए आपको, और प्राइस रीडिंग का हर पैटर्न आना चाहिए कि भाई ये बना तो ये यूज कर लिए, किलर वेव बना तो किलर वेव यूज कर लिए, फ्लैट पैटर्न फ्लैट यूज कर लिए, बैंड ब्लास्ट उसको, मतलब मल्टीपल चीजें जानेंगे तब तो जो बनेगा। बाजार कब बना के आपके थाली में क्या दे दे वो बाजार को पता है, हमें थोड़े पता है। तो आपको इस सब में एक्सपर्ट हो, तो हमने उस बेस पे देखा था और प्राइस चला, तो ये ध्यान रखिएगा। एक दूसरा चीज बता रहा हूं कि किस प्रकार प्राइस और एवरेज बन के ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दिखाता है। अब उसका एक सिंपल सा उदाहरण है सीडीएसएल का, ये देखिए सीडीएसएल का चार्ट है ना, सीडीएसएल का। इसमें क्या किया था कि 50 और 200 का डीए में के नीचे प्राइस ऐसे ऐसे फ्लैट चल रहा है, देख रहे हैं, और ये सिर्फ लाइन चार्ट पे ही दिखेगा। मैं आपको एक बाजार की सीक्रेट बता रहा हूं, कैंडल स्टिक है कि नासी कागी इन सब पे नहीं जाना है, रेनको वगैरह पे, सिर्फ लाइन चार्ट, लाइन चार्ट ही सिर्फ प्राइस है। इसीलिए कहा जाता है गुजराती में भाव भगवान छे, भाव ही भगवान है इस बाजार में। तो लाइन चार्ट को देखिए, ये भाव आपको बताएगा, बाकी चीजें मोह माया है। तो भाव बता दिया लाइन चार्ट। अब यहाँ 50 और 200 डीए में इसके ऊपर आ गए, अब इसके नीचे फ्लैट बनाने लगे, ऐसे इस प्रकार से ट्रेड करने लगे इसके नीचे, कभी थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आए, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे जाए, इसके नीचे करने लगे डे टाइम फ्रेम पे। तो आप ये समझ लेना कि एक लाइन यहां ऐसे खींच लेना इस प्रकार से, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन खींच लेना सबसे लोएस्ट पॉइंट को लगा के, होरिजेंटल लाइन। जैसे ही अगर उस लाइन को ब्रेक कर देना तो बहुत बड़ी गिरावट होती है, अन्यथा इसके पास भी जाता है कोई शॉर्ट सेल करने वाला है और पुराना जो हाई बनाया हो उसके ऊपर लगा लीजिए तो भी गिरावट होती है। लेकिन वो फ्यूचर में रहेगा तभी उस स्टॉक के साथ वो ऐसा कर पाएंगे। कैश में अगर आपके पास होल्डिंग है तो एक बार एग्जिट कर जाते हैं और वेट करते हैं कि इस जो पुराना हाई हो, स्विंग हाई, उसके ऊपर आ जाए बाजार, तब हम उसको स्टॉक को फिर से खरीद लेंगे। तो समटाइम आपके पास जब होल्डिंग होती है तो आप चिपक के बैठ जाते हैं, आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अरे कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, जब 1000 का स्टॉक गिर के 100 रुपए जाता है ना, तब पूछो कितने लॉन्ग टर्म आपको। यस बैंक वाले हैं ना, जब जब गिर रहा था आई एम लॉन्ग टर्म, अब 12 13 15 आ गया है तो सर व्हाट टू डू। तो ये तो होना है ना, इंग्लिश की परिभाषा ही बदल जानी है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, तो समय से आप एग्जिट कर जाएंगे, समय से एंट्री कर जाएंगे ट्रेंड पे, ठीक है ना। तो ये जब भी बने, अगर ये मूविंग एवरेज ऊपर है और ये फ्लैट है तो प्राइस को ब्रेकडाउन होने की संभावना सबसे ज्यादा है, और मूविंग एवरेज नीचे है दोनों और प्राइस ऊपर फ्लैट बना रहा है तो ऊपर ब्रेकआउट होने की बहुत बड़ी संभावना। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो अगर मूविंग एवरेज नीचे प्राइस ऊपर लॉन्ग करेंगे, मूविंग एवरेज ऊपर प्राइस नीचे शॉर्ट करेंगे, स्विंग हाई एसएल। आप ट्राई करके देख लीजिए कितना एसएल गया है, बैक टेस्ट कीजिए ना, आप लोग तो बैक टेस्ट करना आता ही है, सरप्राइज हो जाएंगे। पैसा सिंपल चीजों से बनता है, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने कोई गूगली तो मारा नहीं है कि गूगली करो जी गूगल ज्ञान पिला दो। तो इन सब चीजों से पैसा बनेगा, जैसे स्टोन एज ऑप्शन बताए, इतने दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, कोई क्यों नहीं ऐसी चीजों का डिस्कस करता है। मैंने एसएमई की बात की, अब सारी दुनिया करेगी। पैसा जो मुझे जानते हैं, जो हमारे स्टूडेंट है या जो हमारे जानने वाले, उन्हें पता है कि वो क्या वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें बताने की हमें जरूरत नहीं है। वो हमसे डिमांड करते रहते, सर बता दो। मैं कहा नहीं, नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मेरे पास है तो नहीं बता सकता, और मेरे पास होल्डिंग में है, अगर तुम रखना चाहो तो रख लो। तो वो सब चीजें हो जाती है एनीवे। तो इसको भी सीख गया, एवरेज भी सीख गया, मार्केट का मोह माया सीख गया, और मार्केट में सीखना कैसे है, पराजित लोग कैसे आपको राजा बनाते हैं भी सीख गए, है ना। सीखते रहिए, जीवन में आगे बढ़ने का बहुत सा तरीका है, और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक टाइम आएगा जब आपका होगा। घबराना नहीं है। सम टाइम ऐसा लगता है इस बाजार में कि सब कुछ खत्म हो गया है,
अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। बट जिस समय आपको लगने लगे कि खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब कि अब शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। तो ये तैयारी करके रखिए। ये बाजार जो है आपकी हर फील्ड की टेस्टिंग लेती है। मैंने पहले भी कहा है, आपके यहाँ एक बेमिसाल टेस्टिंग होगी। आप इस टेस्टिंग देने में सक्षम हैं, घबरा क्यों रहे हैं? जहां कुछ नहीं था, आज आपके पास इतनी नॉलेज है, जीत जाएंगे, है ना? तो प्रयास करते रहिए, और आगे से ऑप्शन की एवरेज कैसे करनी है ये याद रखना है। साथ ही साथ किस प्रकार से फ्लैट पैटर्न बनेगा इंट्राडे में, वो भी याद रखना है। साथ ही साथ किस प्रकार हम मूविंग एवरेज और लाइन चार्ट का यूज करके ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट को कंफर्म करेंगे, ये भी याद रखना है। और साथ ही साथ किस प्रकार पराजित लोगों ने राजा बनाया है, ये भी याद रखना है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, और आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक न एक दिन आएगा जब आपका टाइम होगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। हैप्पी वीकेंड।